अगला क्वेश्चन नंबर 12, यह कहना कहां तक तर्कसंगत है? एक चीज मैं चाह रहा हूं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं पढ़ा तो रहा हूं, मैं आप संविधान रिवीजन करके आ रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल सारे आर्टिकल तो याद हैं। चलो बड़ी अच्छी बात है। आधा आधा कप चाय कर दो, ज्यादा हो जाती। अब इससे देखो, आप ये क्वेश्चन को देखो, ये कहना कहां तक तर्कसंगत है कि नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। चर्चा करें। अब इस प्रश्न को देखो आप, बातें समझ में आ रही? इस प्रश्न को मैं एक प्रश्न पूछ के आ रहा है ये। अच्छा, अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जहां लगातार राजनीति को प्रशासनिक इच्छा शक्ति, जैसे गरीबी उन्मूलन ना होने का कारण यह है कि राजनीति को प्रशासनिक प्रतिबद्धता की। अब इस प्रश्न को देखो आप, मैं प्रश्न का सार बता रहा हूं, पूछ के आ रहा है ये। संसाधनों की कमी नहीं, रीजन क्या होता है? क्योंकि हमारी नीति निर्देशक तत्व में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जिनका क्रियान्वयन कराने के लिए संसाधन की आवश्यकता। सारी बात है, संसाधन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता। कैसे? हम छोटा सा बात करें, क्या आय की असमानता को कम करने के लिए पैसे की जरूरत है? नहीं। आर्टिकल 38, 39 के लिए पैसा जरूरत नहीं। क्लियर? पहली बात, सहकारिता के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। 43, प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, केवल पॉलिसी बनाओ ना, कानून बनाओ, पैसे की जरूरत नहीं है। बात है। अनुच्छेद 44, पैसे की जरूरत नहीं है। 46 की बात करें हम, सॉरी, हाँ, शराब निषेध कानून की बात करें, पैसे की जरूरत नहीं है। 49, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, सीमित स्तर पैसे की जरूरत है। अब 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। अब 51, इन सब के पैसे की जरूरत नहीं है। अरे बात है, फिर मैं कहना चाहता हूं, इससे सरकार देखा होगा कालांतर में अनेक योजनाएं लेकर आई, लेकिन वैश्वीकरण के दौर में चुनौतियां बढ़ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, चुनौतियां कैसे बढ़ी हैं? एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी का केंद्रीकरण, किंतु 39 भौतिक संसाधनों के अहितकर केंद्र रोग, तो दोनों में एक प्रकार का विरोध है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में 38 और 39 का क्रियान्वयन कठिन हुआ है, कठिन हुआ है। नंबर 1, पहली बात, एक चुनौती है। नंबर 2 की बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान दें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष कुटीर उद्योगों का विकास एक चुनौतीपूर्ण। क्लियर? हम नंबर 3, पर्यावरण का संरक्षण भी कठिन हो गया है, लेकिन कठिन हुआ है, किंतु संसाधनों की आवश्यकता नहीं है।
बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। क्यों? हम ये बात क्यों कहेंगे? क्योंकि इस पूंजीवादी व्यवस्था में अरे बातें आय की समानता को प्रमोट करने के लिए समावेशी विकास और रोजगार का सृजन जरूरी है, जैसा कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देश कर रहे हैं। अरे बातें वहां देखा होगा एक नॉर्डिक मॉडल है, और नॉर्डिक मॉडल में क्या चीज है? वो देश सोशल सेक्टर में ज्यादा निवेश करते हैं, और आर्थिक क्षेत्र में कौन है? बाजार हावी है। आप क्या करो, उस मॉडल को चेंज कर दो। एक बेस्ट एग्जांपल दो क्या हो? क्या केरल मॉडल देखो और गुजरात मॉडल की बात करें। आप केरल मॉडल के एग्जांपल देखो। इस पूंजीवादी व्यवस्था में केरल मॉडल सक्सेस है। काफी हद तक केरला में क्या हो रहा है? आय की समानता। आज जो राज्य सबसे ज्यादा गरीब है वहां आय की असमानता सबसे ज्यादा है। जैसे बिहार में आय की असमानता सबसे ज्यादा, यूपी में आय की असमानता सबसे ज्यादा है। और क्या साउथ इंडिया में है? नहीं है। क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात। पहली बात। नंबर 2 की बात करें, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो पूंजीवाद के साथ सतत विकास का बेहतर संतुलन संभव है। फॉर एग्जाम्पल जापान। जापान में देखा होगा 60% से बड़े एरिया पर वृक्षारोपण है, जंगल है। और जापान वैश्विक पूंजीवाद का सबसे ज्यादा लाभ उठा रहा है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो वर्तमान पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ जापान उठा रहा है, जबकि डेवलप कंट्री है पर वहां वृक्षारोपण भी सबसे ज्यादा होगा। आप देखो, प्रति व्यक्ति कारों की बात करें जापान में ज्यादा है, उसके बावजूद वहां पॉल्यूशन क्या है? कम है। रीजन क्या है? राजनीतिक इच्छा शक्ति। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी ना तो आपकी पॉलिसी दूरदर्शी होगी। आप मजबूती के साथ अपनी नीतियों का क्या कराओगे? क्रियान्वयन कराओ। ये बातें शायद समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत? तो अंत में हम बात करें, एक चीज ध्यान देना। बेस्ट एग्जाम्पल, क्या वर्तमान में इस पूंजीवादी व्यवस्था में 46, 45 का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है? रीजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसे सीधे मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया निःशुल्क शिक्षा के। और आज गवर्नमेंट राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण क्या कर रही है? 45 को मजबूत कर, प्रत्येक व्यक्ति तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा की पहुंच को आसान बनाने की राजनीतिक इच्छा। तो दो बात करेंगे हम लोग। हमारा पहला पार्ट ये होगा कि अनेक ऐसे प्रावधान है जिसका क्रियान्वयन कराने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। और नंबर 2, वैश्वीकरण के दौर में चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन उन चुनौतियों का बेहतर समाधान संभव है राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। एग्जाम्पल, दुनिया के विभिन्न देश, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल जापान। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, सिंगापुर और साउथ कोरिया की बात करें। जब सिंगापुर आजाद हुआ तो दुनिया का सबसे गरीब देश था और भुखमरी ज्यादा थी, सारी बात है। लेकिन सिंगापुर में एक ऐसी सरकार बनती है और सरकार के नेता ने क्या निर्णय लिया? मुझे सिंगापुर को अगले कुछ सालों में डेवलप कंट्री में कन्वर्ट करना है। उन्हें शिक्षा में निवेश को बढ़ा दिया। ऐसे नहीं थे, उस सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करके शिक्षा और हेल्थ में निवेश, ताकि ह्यूमन रिसोर्स मजबूत हो। आज सिंगापुर दुनिया का एक डेवलप कंट्री है। सारी बात है। और हम साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया के साथ जब कोरिया का विभाजन हुआ तो नॉर्थ और साउथ दोनों की समान स्थिति थी, और साउथ कोरिया कैसे डेवलप हो गया और नॉर्थ कोरिया में आज भी भूखमरी। रीजन क्या है? ओह, हाँ वो तो बम से, और उसमें काफी हद तक वो दिखा रहा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो परमाणु बम का निर्माण। मिल करके बिल्कुल। एक चीज बताया आपसे कि हमारे निजी हित सदने चाहिए, पड़ोसी देश लाख बर्बाद हो। और क्या कोचिंग क्षेत्र में नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। समझ में आ रही बात है?
हाँ जी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। 10 दिन पहले एक जगह से मेरे पास ऑफर है, बड़ा बड़ा पैकेज का ऑफर है। कहा सर छोड़ दीजिए। तो उसने कहा सर क्या चाहिए, मेरे मुंह से निकल गया 1 CR चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। कहा डन, तुरंत डन बोल दिया उसका मैनेजर। कहा मेरी शर्त बताओ, शर्त क्या तुम्हारी? कहा कि सर आप क्लास में क्वेश्चन डिस्कस एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको लेके आ रहा हूं बिजनेस करने के लिए, पैसा आपको दूंगा, पर आप वैसे पढ़ाएंगे जैसे लगता है कक्षा 6 के बच्चे। तो आसान यदि क्वेश्चन नहीं डिस्कस तो मेरी इमेज ही खराब हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अब जान तो क्या चीज है, इसी पर बात क्या होगी, तो मना कर दिया। तो उनका यही नारे उद्देश्य ही है कि देखो भाई एक काम करो कि आपको करना क्या है, क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना है, मुझे बिजनेस करना है। क्योंकि 12th पास करके बच्चों को मैं लेके आ रहा हूं, और वो बच्चे गांव का बच्चा है, पता ही नहीं है। आप असलियत बताएंगे, 1 साल तक एंजॉय करना झुमाना है, जब तक उसको पता चले तब तक उसकी कोचिंग पूरी, फिर नहीं कह पाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मेरी समझ कहने यार रहने दो, ये चीज है। आप ये कोचिंग भी क्या चाह रही हैं, बिजनेस। हाँ और क्या। चलो क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, पूछ क्या है, फ्रेम कर दूं? आ रहा हूं उससे बात, आलोचनात्मक बिल्कुल, वो भी लेके आ रहा हूं, दोनों। इसको फ्रेम कर देता हूं। अच्छा, मैं वैश्वीकरण की बात क्यों किया, क्योंकि इसमें लिखा कहां कहां तक तक, किस सीमा तक, कहां तक। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात, फर्स्ट संविधान के भाग 4 में नीति, निर्देशक, तत्व का प्रावधान, तत्व का प्रावधान है जो शासन के मूल्यांकन का आधार होने के बावजूद गैरवादियों के शासन के मूल्यांकन का आधार होने के बावजूद गैरवादियों, ये बात हमारी इंट्रोडक्शन में है। सारी बात है, अब हमेशा ध्यान दो, चले आगे, हम सीधे आएंगे सेकेंड पैरे में। वस्तुतः नीति, निर्देशक तत्व तो गैरवाद योग्य बनाने का उद्देश्य संसाधनों की कमी का होना है। संसाधनों की कमी का होना है, क्योंकि अनेक प्रावधान, जैसे
41, 45, 46 के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन आवश्यक। अरे बात, परंतु अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिनके क्रियान्वयन के लिए संसाधन नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जैसे हम जब जैसे की बात करेंगे ना, नंबर 1, चले, जैसे अब नंबर 1, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता तथा 43 के तहत प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता। पहली बात। अगली चीज हम बात करें 48 एवं 39 में आय की समानता पर बल। आय की समानता पर बल, इसके लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छा शक्ति आवश्यक, क्योंकि भूमि एवं संसाधनों के न्यायसंगत वितरण का विरोध। भूमि एवं संसाधनों के न्यायसंगत वितरण का जबरदस्त विरोध। अरे बात है, हम नंबर सी की बात करें, चले। अच्छा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत क्यों? कि जब भूमि के न्यायसंगत वितरण की बात करोगे तो जमींदार लोग उसका, आपका वोट बैंक कम होने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
नंबर सी की बात करें, 49 के तहत राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 के तहत तथा कार्यपालिका में विधायिका का क्या होगा? इनके लिए संसाधनों की जरूरत नहीं। नंबर डी की बात करें हम लोग, फोर्टी एट के तहत, अनुच्छेद 48 के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए उचित नीति एवं कानून का कठोर क्रियान्वयन। अब हम इसकी बात करेंगे। क्लियर? ये सारी बातें करने के बाद अब हम अगले पैरे में आएंगे। कौन सा चल? थर्ड पैरा चल। अब हम फोर्थ पैरे में आएंगे। इसलिए कालांतर में सरकारों ने संसाधनों के अभाव के बावजूद टीपीएसपी के अनेक प्रावधानों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। जैसे बाल श्रम, निषेध कानून, समान पारिश्रमिक अधिनियम, थर्टी नाइन तथा जिम्मेदारी उन्मूलन अधिनियम। का पारित होना। पहली बात, हम नंबर 2 की बात, ये सरकार ने किया है। नंबर 2, शराब निषेध कानून। अनुच्छेद 47, यहां पैसे की जरूरत नहीं है। सरकार ने बहुत सारे काम किए भी हैं। अगला, अनिवार्य शिक्षा विधेयक।
अनुच्छेद 45 अनिवार्य शिक्षा विधेयक अनुच्छेद 45 ठीक है। अगली चीज देखो, देखा जाए खाद्य सुरक्षा अधिनियम अनुच्छेद 46 को मृत्यु भी देता है। हाँ? वंचित, हाँ 47 उचित पोषाहार की बात करता हूं मैं, बार बार 46। नंबर डी की बात करेंगे हम लोग। नंबर सी कहा जाए कि हाँ हाँ पंचायतों का गठन, गुड, ये सही है। क्रियान्वयन कराने के लिए 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, चौहत्तरवां संविधान संशोधन अब अगले पैरे में जब आएंगे, अरे बात है, बेशक उदारीकरण के बाद दौर में डीपीएसपी का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो गया है। उदारीकरण के दौर में डीपीएसपी का जो क्रियान्वयन है वह चुनौतीपूर्ण, जैसे अरे बात है, हम नंबर एक की बात है, कैसे चुनौतीपूर्ण, जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी का केंद्रीकरण परिणामतः आय की समानता कठिन, आर्थिक समृद्धि एवं पर्यावरण का संरक्षण साथ साथ कठिन, ये चुनौतीपूर्ण हो गया है। तीसरी बात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के युग में एवं उदारीकरण के दौर में कुटीर उद्योगों का संरक्षण का विकास कठिन, मतलब ये कठिन अवश्य हुआ है। चलिए पैरा चेंज करें।
समझा गया? अब देखो आप, अच्छा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, हर एक टॉपिक को मैं 20 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन राजनीतिक या प्रशासनिक प्रतिबद्धता से जोड़कर पूछ, 2 क्वेश्चन तो पूछ, सबको जोड़ा राजनीतिक प्रतिबद्धता या प्रशासनिक प्रतिबद्धता। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रतिबद्धता क्यों, इसका अभाव होगा तो परिणाम क्या होगा। अब देखो, ये सारी बातें करने के बाद अब हम आएंगे सीधे, चौथा पैरा था, पांचवा कौन सा पैरा था, पांचवा होगा, ये पांचवा हो गया ना, नहीं तो मैं उल्टा लिख दिया, छठा लिख दिया इसको। अब सही, अब अरे कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, आगे बात करेंगे छठा पैरा। अरे बात, परंतु विश्व के अन्य देशों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर पूंजवादी व्यवस्था में भी समावेशिता, सतत विकास एवं कल्याणकारी योजना के बल पर पर्यावरण संरक्षण एवं आय की समानता को संभव बनाया है, जैसे फर्स्ट नार्डिक देशों ने पूंजीवाद के साथ आय की समानता के लिए नार्डिक निवेश मॉडल पर बल परिणामता भूखमरी कुपोषण की समस्या लगभग नगण्य है वो। नॉर्डिक देश में समझ में आ गया, स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है उसे नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। कोई दिक्कत? नंबर 2 चलें, वो अलग रीजन है। एक चीज बताओ, बहुत सारे देश हैं जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, फिर भी गरीबी क्या है? पापुआ न्यू गिनी, अरे बात है, फिजी। आप सोचो, प्रशांत महासागर के से आइलैंड से जहाँ पॉवर्टी
एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, अफ्रीका महाद्वीप कहने के जहाँ की सोमालिया की पॉवर्टी की पॉपुलेशन कितनी है? बहुत कम है और भयंकर गरीबी। अब भूखमरी देशों में नंबर 1 पर चल रहा हो नहीं, कितनी जबरदस्त भूखमरी। तो मैं ये कहना चाहता हूं पॉपुलेशन ही बड़ा रीजन नहीं है, आपकी पॉलिसी भी है। चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद वो भूखमरी के लोगों को शून्य कर दिया। तो भूखमरी के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाया। ब्राजील ने एक पॉलिसी चलाई थी, सारी बातें सर्वेक्षण के लिए जीरो टॉलरेंस की बात किया उसने। अरे बातें शून्य सहिष्णुता की नीति के बल पर ब्राजील ने भूखमरी को जीरो कर दिया, जबकि ब्राजील में भूखमरी बहुत ज्यादा थी, वो शून्य कर दिया। कैसे? राजनीतिक। और ये पॉलिसी किसने चलाई? ये सिल्वा लूला जो है रिप्रेजेंटेटिव, वही शायद, कौन है? वही है, वो समाजवादी विचारों से प्रभावित। सोचो, लूला ने यह नीति अपनाई, शून्य सॉरी भूखमरी के प्रति शून्य सहिष्णुता की, जीरो टॉलरेंस। नंबर बी की बात करें, औद्योगिकरण एवं सतत विकास में बेहतर संतुलन। का प्रयास जापान द्वारा। ये सारी बातें अगले पैरे में आएंगी। भारत में एक तरफ समावेशिता एसजी को आर्थिक सहायता सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता तथा आवास योजना, आयुष्मान भारत, दक्षता विकास कार्यक्रम, निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से पूंजीवाद एवं पीपीएसपी के बीच संतुलन का प्रयास। ये काम सरकार कर रही है। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सही निष्कर्ष की बात करेंगे। और ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? अगर निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या लिखोगे? निष्कर्ष में इतनी बातें करनी है हमेशा। ये सारी वस्तुता, पूरी बात ध्यान देना। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, दूसरी तरफ एनजीओ के सक्रियता के कारण जनहित याचिका में वृद्धि, और तीसरी बात जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए लोक कल्याणकारी नीति पर बल। सारी बातें एक कारण वो क्या रहा है? पूंजीवादी व्यवस्था के साथ कल्याणकारी राज की अवधारणाओं के अंदर
निष्कर्ष। ठीक है, पहले लिखो निष्कर्ष, अंत में आएंगे निष्कर्ष, लिखो। हम जब निष्कर्ष की बात करेंगे कौन सा पहले चलेगा? 8वां, ये तो 7 है ना। वस्तुतः न्यायालय द्वारा बीपीएसपी के पक्ष में निर्णय एनजीओ द्वारा जनहित याचिका को महत्व तथा राजनीतिक दलों द्वारा जनमत को अपने पक्ष में करने के प्रयास में पूंजीवाद एवं बीपीएसपी के बीच एक बेहतर संतुलन स्थापित, बेहतर संतुलन स्थापित हो रहा है। बेहतर संतुलन स्थापित हो रहा है। ये बातें समझ में आ गई। अब हम ब्रेक कर लें।